हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैंने सुबह ही आप सभी के लिए होम साइंस के जो आंसर की वाली वीडियो बनाई, लगभग 1200 स्टूडेंट्स ने उसको अभी तक देख लिया है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो आप सभी की डिमांड पर मैं वीडियो लेकर हाजिर हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आप सभी के एग्जाम में आने वाले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे हजारों टीचर मिल जाएंगे जो आपको ये कहते हैं कल का पेपर यही है, ये क्वेश्चन देख लो और कुछ नहीं करना होगा। बट मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहूंगा कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। जो अकेला बच्चा ये वीडियो देख के जाएगा उसके 60 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, मैं उन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश भी ये करूंगा कि ज्यादा लंबी वीडियो आप सभी के लिए ना खींचे। सबसे पहली बात तो आपसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो है दो ध्रुवीयता का अंत है, तो इसमें दो क्वेश्चन आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे। आप सभी को ये क्वेश्चन सबसे पहले करके जाना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है। तो विघटन के कारणों की बात करेंगे तो उसमें कई सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहली बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी 1917 से ही शासन कर रही थी और 1991 में, यानी सोवियत संघ का जब तक विघटन नहीं हो गया तब तक वो शासन में रही और उसने अपना तानाशाही रवैया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से सोवियत प्रणाली बिखर गई। अगली बात करते हैं तो नागरिकों को धोखे में रखा गया और नागरिकों की जो आकांक्षाएं थी, आवश्यकताएं थी, उसको पूरा नहीं किया जा रहा था सोवियत संघ की मौजूदा सरकार की वजह से, जिसकी वजह से जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगली हम बात करते हैं तो सोवियत प्रणाली में जो नौकरशाही थी उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था और बहुत ज्यादा जो सरकार पे जनता का भरोसा कम हो गया था, इसकी वजह से भी वहां पर विघटन हो गया। इसके अलावा संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो है वो हथियारों के निर्माण में या देशों को अपने साथ शामिल करने में खर्च कर रहे थे। इस वजह से भी हम कह सकते हैं सोवियत संघ का विघटन हो गया। और साथ ही साथ में इन सब में सबसे खास थी रूस की प्रमुखता। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो क्यों विघटन हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन का सबसे पहले मेन रीजन था, आपने देखा कि 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, लेकिन उन सब में जो वर्चस्व था या जो सबसे ज्यादा महत्व या सबसे ज्यादा वैल्यू जिसको दी जाती थी रूस को दी जाती थी और इस वजह से बाकी सभी को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तो आप सभी को ये याद रखना है। और अंत में सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा चलाई गई दो नीतियां जो थी, उन दोनों नीतियों का भी विश्लेषण आपको अच्छे तरीके से करना है, चाहे हम ग्लास नोट की बात करें या फिर पुनर्संरचना की बात करें। तो ये याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप सभी को ध्यान रखना है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है CIS का पूरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। CIS का पूरा नाम, सबसे पहली बात तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल है और सोवियत संघ की विघटन के बाद में 15 नए देशों का उदय हुआ, इसे ही CIS कहा गया। इसके साथ साथ आपको ये मुख्य देशों के नाम बात करनी है। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही किन देशों ने अपनी आजादी की घोषणा की थी, तो उसमें रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों देश आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव की दो नीतियां बताई थी मैंने अभी आपको बताया, एक ग्लास नोट्स बताया जिसमें आप खुलापन देखते हो और दूसरा आपकी पेरेस्ट्रोइका थी जिसे हम पुनर्संरचना के रूप में देखते हैं। तो ये भी आपके लिए एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ये क्वेश्चन 4 नंबर से 6 नंबर में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो सोवियत संघ का जब अंत हुआ तो 15 नए देशों का उदय हुआ। दूसरी बात, शीत युद्ध जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही चल रहा था, इसके समाप्त हो जाने की घोषणा हो जाती है। एक ध्रुवीय विश्व हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अमेरिका का पूरे विश्व की राजनीति में मुख्य रूप से राजनीतिक दबदबा हो जाता है और रूस जो है वो सोवियत संघ का अगला उत्तराधिकारी बनता है। सोवियत संघ को मिले हुए सारे के सारे जो अधिकार थे, चाहे यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, वो उसको मिल जाती है। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे पॉइंट्स। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉक थेरेपी का अर्थ बताओ, तो इसका शाब्दिक अर्थ यानी शब्द का ही अर्थ बोल दें तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस के अंदर या फिर
जो पूर्वी यूरोप था उसके अंदर दोबारा से एक अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए क्या किया गया, एक तो विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक तरीका था जिसे ही शॉक थेरेपी कहा गया, और ये काफी दर्दनाक तरीका था या फिर सबसे काफी कठोर तरीका रहा। शॉक थेरेपी की क्या परिणाम है या विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखना आप सभी को कि रूस की जो मुद्रा थी रूबल, ये पेपर में आ भी सकता है 1 नंबर में एमसीक्यू में, तो इसमें गिरावट आई और साथ ही साथ में 90% उद्योग जो है निजी हाथों में चले गए। आर्थिक विषमता बढ़ी, यानी अमीरी गरीबी का अंतर बहुत बढ़ गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ, इस माफिया वर्ग को ही जराइम पेशा कहा गया, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ में खाद्यान्न संकट हो गया। जो यहाँ पर कल्याणकारी व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा की जा रही थी वो अब करना बंद हो गई, तो आप ये कह सकते हो। आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है बाल्कन क्षेत्र के बारे में या बाल्टिक क्षेत्र के बारे में, तो ध्यान रखना है बाल्कन क्षेत्र यूगोस्लोवाकिया के गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बाल्कन क्षेत्र बट गया, जैसे आपका हर्जगोविन, स्लोवानिया, क्रोशिया। ये देश ऐसे हैं जो सोवियत संघ में गृह युद्ध के बाद में अपनी स्वतंत्रता की बात कर देते हैं। और बाल्टिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 देशों का नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एस्टोनियो, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 देश ध्यान रखना है, आप सभी को याद रखना है। ये तीनों के तीनों नेम आपको, बाल्कन अलग है और बाल्टी के गणराज्य अलग है। मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में आप सभी के 10 वर्षों तक किस देश में गृह युद्ध चला, ये आपसे पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तजाकिस्तान में। इसके अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये यहाँ पर भी युद्ध हुए हैं। ये आपसे बोर्ड का क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 साल पहले कि किस देश में 10 वर्ष तक 2001 तक युद्ध चले थे, और ये प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, ये बोर्ड में भी आया था। ये लास्ट से लास्ट साल की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इसके अलावा भारत और जो है रूस के संबंधों की बात कर लेते हैं, पूर्व सोवियत संघ के संबंधों की बात करते हैं, तो इसमें हमारे उनके 3-4 तरीके से संबंध आपको पढ़ने। एक आर्थिक संदर्भ में आपको पढ़ना है, एक राजनीतिक संदर्भ में पढ़ना है, एक सैनिक संदर्भ में पढ़ना है और एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ना है। तो आर्थिक संदर्भ में हमको ध्यान रखना है कि ऐसे समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी तो रूस की तरफ से हमें सहायता की गई थी, पहली बात। दूसरी बात, भारत के अंदर आज भी विशाखापट्टनम, बिकाइल, बोकारो जैसे इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो है भारत आर्थिक मामले में अगर हम देखें तो भारत की काफी अच्छे उनसे संबंध रूस से रहे। राजनीतिक संबंध की बात करते हैं तो हमने 10 वर्षीय सैनिक समझौता किया था उससे। जब भी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर का जब भी यूएनओ के अंदर कश्मीर का मुद्दा चलता है तो उसके अंदर हमेशा भारत का पक्ष लेता है। इसके अलावा 1971 के युद्ध में भी भारत की मदद की गई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट राजनीतिक और आर्थिक के अंदर हम राजनीतिक के अंदर और सैनिक के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि भारत के बहुत सारे यात्रियों ने और लेखकों ने रूस की यात्रा करी है और सांस्कृतिक रूप से भारत का जो कल्चर है वो रूस में बड़ा ही पसंद किया जाता है। आप सभी को याद रखना है। तो ये सारे के सारे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो आपको पेपर के लिए पहली बात तो इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करके जाना है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे भी आपसे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला जो चैप्टर आप सभी के सामने आ गया है जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इसमें आपको स्पेशली 4 देशों के बारे में तो पढ़ के जाना ही है। एक यूरोपीय संघ, एक आसियान, एक आपको पढ़ के जाना है चीन के बारे में। इसके बाद में आप सभी को पता है सत्ता के नए केंद्र के अंदर ही आपको जापान और कोरिया, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, कोरिया में भी दक्षिण कोरिया, इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपके पेपर में यही बनेगा कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए क्या कदम उठाए। ये 4 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन बनेगा और इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा आप ये कहेंगे कि चीन ने, सबसे पहली बात तो 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई और चीन एक साम्यवादी देश बनता है। उसके बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए काफी तेजी से अपने संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन संसाधनों का तेजी से उपयोग करने की वजह से उसकी जनसंख्या भी बढ़ी जिससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि चीन और सोवियत संघ का जो संबंध है वो खराब हो जाता है, उनके बीच में युद्ध भी होता है, इसमें चीन की हार होती है और चीन का जो कहीं ना कहीं अमेरिका से जो है अच्छा संबंध बनाना एक मजबूरी भी बन गई, क्योंकि रूस से, सोवियत संघ से उसके संबंध खराब हो गए थे। 1972 में चीन ने अमेरिका से क्या किया, संबंध बनाकर, अच्छे संबंध बनाकर अपना आर्थिक एकांतवास समाप्त किया। फिर 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, आप सभी को ये भी याद रखना है। फिर 1982 में
82 में चाइना ने अपने क्या किया, हितों का निजीकरण किया। फिर 1998 में चाइना ने अपने उद्योगों का निजीकरण किया। फिर इसके बाद में आपको सेज के बारे में बताना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना के आज जितने भी विदेशी व्यापार या विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके सेज के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि चीन जो है वो WTO का सदस्य कब बनता है। आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने में। बाकी आशियान वगैरह के बारे में भी आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप सभी को याद रखना है। चलिए, 2001 के अंदर आप सभी को याद रखना है कि भाई चीन जो है वो क्या बन जाता है, WTO का मेंबर बन जाता है। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ की कुछ कमजोरियां भी हैं जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले इसकी विशेषताओं पर क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। पहली बात तो जो नवंबर 1992 में इसका क्या है, इसकी स्थापना होती है। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पूर्वी और जो पश्चिमी यूरोप दोनों तरह के देश शामिल हैं। और साथ ही साथ में यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है कि इसने अपने आर्थिक सहयोग का संगठन बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक संस्था के रूप में बदलता जा रहा है। ये ऐसा क्यों कहा गया है, अब इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाला संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक सहयोग वाला संगठन बनता जा रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो? तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि भाई जो चीन है, जो यूरोपीय संघ है, वो अपना संविधान बना रहा है, उसने अपना पार्लियामेंट बना लिया, यानी संसद बना लिया। चीन का एक संयुक्त रूप से अगर हम चीन कह रहे हैं, जो यूरोपीय संघ है उसका संयुक्त रूप से अगर हम देखें तो वहाँ के सदस्यों को सदस्यों को, सांसदों को चुना जाता है। उसकी अपनी रूल बुक बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ में इसने अपने नागरिकता का कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके हैं ये। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमें दिखता है कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका अपना एक राजनीतिक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूरोपीय संघ ने विशाल राष्ट्रों की तरह कार्य करने की पूरी कोशिश करी है। यूरोपीय संघ के अंदर 12 सितारे, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, और ये 12 सितारे वहां पर किस चीज का प्रतीक है? वो उनकी पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 12 सितारों को वो शुभ मानते हैं और ये उनकी एकता, समग्रता और पूर्णता का निशानी है। इसके अलावा 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। इसका सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP जिसे हम बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पादन, वो अमेरिका से भी ज्यादा था। अगर विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन चुकी है और अमेरिका से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा विश्व व्यापार में हिस्सेदारी भी करता है। इसके अलावा इसका एक सदस्य देश है फ्रांस, जिसके पास में यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है और इसके साथ में उसके पास परमाणु बम भी है। तो आप ये बात कह सकते हो कि ये इसकी खासियत है। लेकिन कुछ हाल ही के नज़रों में हम देखें तो ये थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। कमज़ोर दिखाई पड़ने का रीज़न ये कि इसमें से ब्रिटेन का एक तो एग्जिट हो जाना 2016 में। एक बात को ध्यान रखना है आप सभी को कि ब्रिटेन इसके संस्थापक और ताकतवर देशों में से एक था, लेकिन इससे एग्जिट हो गया, जिसे ब्रेक्जिट भी बोला जाता है। आपसे पेपर में अगर आ जाए ब्रेक्जिट क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना ब्रेक्जिट कहलाता है। इसके अलावा जब इराक पर हमले किए गए तो उस समय यूरोपीय संघ के किसी भी देश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अमेरिका की इस विदेश नीति का विरोध भी नहीं किया। इसके अलावा कई यूरोपीय देश हैं जो यूरो मुद्रा को लागू नहीं करना चाहते। कई देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, वो मास्ट्रिक्स और आपकी यूरोप की एम्स्टर्डम की संधि है या नियास की संधि है, वो आप अगर कॉलेजेस में पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में पढ़ाया जाता है। एम्स्टर्डम की संधि, मास्ट्रिक्स संधि और आपको साथ ही साथ में नियास की संधि। तो अगर आपसे पूछ ले यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के थ्रू हुई है, तो मास्ट्रिक्स संधि, एम्स्टर्डम की संधि और नियास की संधि, ये तीनों संधि याद रखनी है। और इसमें टॉप पे आपको क्या कहते हैं, मास्ट्रिक्स संधि को सबसे याद रखना है। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश जो है वो अमेरिका के अलाई हैं, यानी अमेरिका के संगठन के मेंबर बन चुके हैं। तो याद रखना है आप सभी को। ये क्वेश्चन है जो आप सभी से यूरोपियन यूनियन से पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन बात करते हैं हम अपने आसियान के बारे में। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 5 देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में इसकी स्थापना करी। इसके बाद में 5 देश ऐसे हैं जो इसमें बाद में जुड़े। तो आप कह सकते हो 5 संस्थापक देश या पुराने देश हैं और 5 नए देश हैं, जिसमें ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये याद रखना है आप सभी को।
और इसके साथ साथ वर्तमान समय में इसकी 10 सदस्य इसके हो चुके हैं। भारत जैसा देश जो है वो इसके साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वर्ष 1992 में हम देखते हैं मनमोहन सिंह द्वारा जो है पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई, और आगे चल के हम देखते हैं 2015 में नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी। तो आपसे लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में जब पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, और किस नेता का नाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, और 2015 आपको याद रखना है। आसियान ने पूरी दुनिया में ये दिखाया है कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मतभेद के विकास किया जा सकता है, और इसी को उसका जो कार्य करने का जो तरीका है वो आसियान शैली है, आसियान वे कहा जाता है। आसियान में 3 प्रमुख स्तंभ है इसका: आसियान सुरक्षा स्तंभ, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान का सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ इसके बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपसे कई बार ARF के बारे में पूछ लेता है। तो ARF क्या है? आसियान रीजनल फोरम, जिसे आसियान क्षेत्रीय मंच भी बोलते हैं। तो आप सभी को याद रखना है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और इसके जरिए, इस मंच के जरिए हर कोई अपनी बातों को रख पाता है। आसियान ने पूरी दुनिया के सामने दिखाया है कि भाई हम बिना संस्कृति को खोए हम किस तरीके से टकराव रहित रूप से आपसी विकास कर सकते हैं। आसियान के आर्थिक समुदाय ने दुनिया को साझा बाजार और उत्पादन तैयार करने की एक सीख दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने जो भी विवाद है उसको बातचीत से निपटाना की कोशिश करी। ठीक है, तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वर्ष 1992 के करीब मैंने आपको बताया था, पूर्व की ओर देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनाया था। और इसके अलावा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किन किन देशों के साथ भारत ने, आसियान देशों के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। तो भारत ने आसियान के 2 देश सिंगापुर, थाईलैंड, इनके साथ में FTA कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। भारत ने 2009 में आसियान से मुक्त व्यापार समझौता किया और 1 जनवरी 2010 से लागू हो चुका है। अगर देशों के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर और थाईलैंड, और पूरे के पूरे आसियान से भी कर रखा है, जो कि 2009 में हुआ था और 1 जनवरी 2010 से लागू हो चुका है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ब्रिक्स के बारे में अगर आपको देखना हो तो ब्रिक्स के बारे में भी समझ सकते हो। ब्रिक्स 5 देशों का जो समूह है, जैसे B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है इन 5 देशों का ही आगे का सिंबल है। इसकी स्थापना जो है सन 2006 में रूस में की गई थी, और 2009 में इसकी पहली बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। पहले इसका नाम ब्रिक था, लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन जाता है तो ये ब्रिक्स में परिवर्तन हो गया। आप सभी को याद रखना है। हर एक देश के बेसिकली कुछ उद्देश्य होते हैं संगठन बनाने के, कि भाई आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सार्क के बारे में आपसे पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सार्क क्या है? तो सार्क को बोलते हैं दक्षेश, याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ध्यान रखना है। आप सभी को पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1985 में आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका, याद रखना है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके 2 बड़े देश भारत और जो है पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों आपस में शत्रुतापूर्ण रहते हैं, इसीलिए संगठन ने ज्यादा तरक्की नहीं करी है। इसके अलावा इन दोनों देशों के द्वारा जब एक दूसरे के देशों में सहयोग के लिए, कभी भी संबंध के लिए अगर हम देखते हैं सहयोग के लिए सम्मेलन भी होते हैं, तो वो सम्मेलन हुआ, परंतु उसमें भारत जो है वो भारत पाकिस्तान में होता है, तो पाकिस्तान में नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के अंदर नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जिसे साफ्टा भी बोलते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, और जनवरी 2004 से ये लागू हो रखा है। ध्यान रखना है, दक्षिण एशिया के देशों में मुक्त व्यापार सौद समझौते को लेकर है, और 1 जनवरी 2006 से ये पूरी तरीके से इसको लागू भी कर दिया गया है। हालांकि इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिला है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में आपसी विवाद है, आपसी विश्वास का अभाव है, यही सारी रीजंस है। तो आप सभी को याद रखना है। एक चीज़ और याद रख सकते हो आप बिम्स्टेक के बारे में। तो ये है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी के मिलने वाले जो देश हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक अलग से संगठन बना रखा है, जिसमें बर्मा यानी म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये बेसिकली वो देश है या तो जो सार्क के मेंबर है या फिर वो आसियान के मेंबर है। और इन्होंने ये संगठन इसलिए बनाया बिम्स्टेक, ताकि यहाँ पर ये क्या कर सके, दोनों देशों संगठन के देश आपस में व्यापार को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक लाभ को कमा सके। तो ये आपको याद रखना है। बाकी चीन ने क्या क्या कदम उठाए थे
WTO में चीन मेंबर कब बना था, ये मैंने आपको बताया था, 2001 में पेपर में आ सकता है कई बार क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये जरूर याद रखना, यूरोपियन संघ में कौन से नए देश शामिल हुए, कौन से पुराने, मैप में भी बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी का साउथ एशिया से ही है, दक्षिण एशिया से ही है। तो दक्षिण एशिया से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सार्क के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से सैनिक संघर्ष है। तो 4 बार सैनिक संघर्ष हुआ है, 1947-48 में, दूसरा सैनिक संघर्ष जो है 1965 में, तीसरा 1971 में, और चौथा है आपका 99 में। ये कौन सी घटना थी, तो ये आप सभी को 99 वाली याद रखनी है, जिसमें कारगिल संघर्ष हुआ था। कारगिल एक चेक पॉइंट है जहां पर भाई पाकिस्तान के सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया था और वो हम पे गोला बारूद बरसा रहे थे, जिससे काफी कठिनाइयों के बाद में हमने उनसे दोबारा छीन लिया था। ये भी युद्ध की तरह, हाथ तो था सैनिक संघर्ष, लेकिन युद्ध की तरह ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद में पहला युद्ध आप सभी को पता है, जिसे हम छाया युद्ध भी कहते हैं, कि पाकिस्तान ने डायरेक्टली कश्मीर को कब्जाने के लिए 1947 में ही कर दिया था, क्योंकि कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जो थे वो पाकिस्तान का मेंबर नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगी और हमने उनको अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर करवाकर, यानी विलय पत्र पे सिग्नेचर करवाकर उसे भारत का हिस्सा बनवा लिया। और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ, उसमें भारत की विजय रही। उसमें क्या, किसी भी युद्ध की बात करें तो सभी युद्धों में पाकिस्तान और भारत की जब भी भिड़ंत हुई है उसमें भारत युद्ध जीता है। 1965 की बात करते हैं तो गुजरात के कक्षकर्ण और राजस्थान के इलाके से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन इस युद्ध में भी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पीएम थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से पराजित किया। लाहौर का अधिकतर हिस्सा जो है भारत के पास था, परंतु उनको अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया, जिसकी वजह से उन्हें वो क्षेत्र वापस करना पड़ा। इसके बाद में 1971 में जो बांग्लादेश को या फिर पूर्वी पाकिस्तान को, उसको लेकर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भी भारत की विजयी रही थी। आप सभी को याद रखना है, पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं स्थापित हो पाता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने का कारण 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। पहला, कि वहां की जो जनता है वो लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा सैनिक पर भरोसा करती है। दूसरा, मुल्ला और काजियों का दबदबा है काफी ज्यादा। वो एक धर्मतंत्रवादी देश है, यानी वहां पर लोकतंत्र की ज्यादा वैल्यू नहीं है। वहां पर जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो धार्मिक पुस्तक कुरान के आधार पर बनाए गए, जिसकी वजह से वहां पर जो है सह अस्तित्व नहीं बन पाता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कमी है और आतंकवाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र जो है वो स्थापित नहीं हो पाता। तो आपको याद रखना है, चाहे हम जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर दें या फिर याहिया खां की बात करें, तो वहां पर काफी ज्यादा सैनिक तंत्र या तानाशाह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पेपर में मोस्ट प्रोबेबली जो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष को लेकर पूछा जा सकता है। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। श्रीलंका में 2 प्रकार की जातियां हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, एक तमिल है, दूसरी सिंगली है। सिंगली ज्यादा संख्या में, तमिलों को आरोप लगाया जाता है कि तमिल जो है वो भारतीय तमिलनाडु के मछुआरे हैं, जो एक समय के बाद वहां पर जाकर बस गए थे और वहीं पर ही बस गए। आप सभी को ध्यान रखना है, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और आजादी के बाद से ही दोनों के बीच में, वहां पर दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है। वहां पर तमिल लोग जो है उन्होंने अपने आप की रक्षा करने के लिए जो है एक अलग से संगठन भी बना रखा है, जिसका बना रखा था, है तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसे खत्म कर दिया गया है 2009 में, जिसका नाम लिट्टे था। लिट्टे बेसिकली क्या था, आपसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, लिट्टे है क्या, तो आपको आंसर देना है। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम। तमिल लोगों ने अपने सिंगली लोगों से रक्षा करने के लिए उन्होंने एक अलग से संगठन बनाया था, जिसे लिट्टे कहा गया है। हालांकि भारत सरकार ने तमिल और सिंगली के मामले में हस्तक्षेप किया। 1987 में अपनी सेना भी भेजी थी, लेकिन वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से 1987 में हमको अपनी सेना वापस बुलानी पड़ गई थी। इस समय भेजी थी और इस समय अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ गया था। और ध्यान रखना, आपसे पेपर में बहुत बात पूछा जाता है, पीस कीपिंग फोर्स क्या है, आपसे ध्यान रखना है। तो पीस कीपिंग फोर्स, PKF का पूरा नाम आएगा, तो आपको ये लिख देना। हमने सेना कहां पर भेजी थी, श्रीलंका में भेजी थी। बांग्लादेश के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। लास्ट बार भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पूछ लो। अलग अलग देशों से अलग अलग हमारे संबंध रहे। अब अगला क्वेश्चन आप सभी का सिंपली बनेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर। अगला चैप्टर ही है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं या UNO कह दे सकते हैं, UN। तो इसके अंदर बेसिकली हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता में कई कारणों से। पहली बात तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विवाद होते हैं तो उस विवादों को निपटारा करके शांति स्थापित करने के लिए। दूसरा, युद्धों को रोकने के लिए, विश्व में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक आपदा या फिर जो महामारी है उससे निपटने के लिए, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, विश्व में जो तापमान की वृद्धि हो रही है, मानव अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करने की बात करते हैं, सामूहिक जनसंहार की बात करते हैं, आतंकवाद पर रोक लगाने की बात करते हैं। इन सब की वजह से हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली यूएनओ के थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। तो आप सभी को पता है अब तक वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में हुआ था। और ये युद्ध क्यों हुआ था, तो बहुत सारे देशों ने ये कमी महसूस करी कि भाई ऐसी कोई बड़ी संस्था नहीं थी जो युद्ध को रोक सकती। अगर कोई संस्था होती तो युद्ध को रोका जा सकता था। इसीलिए 1919 में जब पेरिस शांति सम्मेलन रखा गया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा क्या किया गया था कि भाई लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया। लीग ऑफ नेशन जिसे हम राष्ट्र संघ कह सकते हैं। राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए बनाई जा रही थी। परंतु आगे चल के अब देखते हैं कि अमेरिका इसमें शामिल ही नहीं होता। अमेरिका इसको बनाना चाह रहा था और अमेरिका इसके अंदर नहीं शामिल होता। आप कॉलेजेस में इसके बारे में पढ़ोगे, जिसमें ये दलील दी जाती है, ये कारण बताया जाता है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को इतनी बुरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में तोड़ने की कोशिश करी, जिसके बाद में अमेरिका इसके अंदर शामिल ही नहीं हुआ। और भाई इस 1919 में लीग ऑफ नेशन को बनाया गया ताकि युद्ध को रोका जा सके। लेकिन परंतु हम देखते हैं 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। अब इसके अंदर हमने देखा बहुत सारी कमियां थी और यही रीजन था कि इसको बनाया गया था युद्ध की रोकने की वजह से, परंतु ये युद्ध को नहीं रोक पाया। और आगे चल के इसके अंदर बहुत सारी कमियां देखी गई और उन कमियों को दूर करने के लिए आगे चल के यूएनओ की स्थापना की गई और ये कामना की गई कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं होगा। उस समय जब इसकी स्थापना हो रही थी, उस दिन का दिन था 24 अक्टूबर 1945 और इस समय जब स्थापना हुई तो 51 देश इसमें शामिल थे, इसीलिए उन 51 देशों को संस्थापक देश भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए यूएनओ के कितने संस्थापक देश हैं तो 51 है। और मई 2013 तक इसमें 193 मेंबर हो गए। लास्ट मेंबर जो है उसमें साउथ सुडान यानी दक्षिणी सुडान इसके अंदर शामिल हुआ था। यूएनओ के अगर हम बात करते हैं तो अब इसके प्रधान अंग या फिर इसकी संरचना के बारे में तो क्या क्या है, महासभा, सचिवालय, न्यास परिषद जो कि 1994 से स्थगित है, ये समाप्त कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी आपको याद रखना है, सामाजिक आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो हम न्यास परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यास परिषद बेसिकली जिसे हम ट्रस्टीशिप विद काउंसिल भी कहते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। तो बेसिकली 1994 से ही जो पलाऊ द्वीप है आपका, उसके आज़ाद होते ही, उसके उन्नत होने के साथ साथ ही इसको स्थगित कर दिया गया और ये कहा गया कि भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, आपसे पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। जैसे सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, महासभा का न्यूयॉर्क में, ट्रस्टीशिप काउंसिल का न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ध्यान रखना है आपका हेग कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, सचिवालय न्यूयॉर्क में, आर्थिक सामाजिक परिषद जो है वो भी न्यूयॉर्क में, सब कुछ न्यूयॉर्क में है। बस हेग के अंदर क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, याद रखना है। महासभा में जितने मेंबर होंगे वो सारे के सारे, और सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और कोई भी सदस्य देश जो है 2 बार से लगातार ज्यादा बार नहीं चुना जा सकता, 2 बार करके 2 साल के लिए चुना जाता है, इसमें ध्यान रखना है। सचिवालय में आप सभी का एक महासचिव होता है और बाकी अन्य कर्मचारी होते हैं और महासचिव वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस है, ये भी आपको याद रखना है। पेपर में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक आर्थिक परिषद में कितने मेंबर है तो 55 मेंबर है और बेसिकली उन कंट्रीज को इसके अंदर शामिल किया जाता है जो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये याद रख सकते हो, सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं और जो उसके 5 स्थायी सदस्य हैं उन सभी को वीटो पावर, निषेध अधिकार है कि यदि जब भी विश्व में सुरक्षा और शांति का मामला है तो अगर इनमें से ये अधिकार मिलता है, अगर एक देश भी मना कर देता है तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा, याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान समय में महासचिव है, वो किस देश के हैं, पुर्तगाल, पोर्चुगीज भी लिखा है तो भी याद रखना है। इसमें से आप 2 नाम याद रख सकते हो, एक पहला नॉर्वे के जो आपके ट्राइब एंड ली जो थे वो पहले महासचिव थे, उनका कार्यकाल ये था। और वर्तमान समय में आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। बान की मून और कॉफी अन्नान के बारे में भी याद रख सकते हो, ये 4 के बारे में याद रखो। तो पहले वर्तमान समय में ये इसीलिए, लास्ट जो थे बान की मून थे, इससे पहले के भी पूछ लिए जाते हैं। और कॉफी अन्नान वो घाना के थे, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या किया,
यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर और यूएनओ के अंदर कुछ सुझाव की बात करी थी, याद रखना आप सभी को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं जिसके कई बार पेपर में फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है, यूएनडीपी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासीय कार्यक्रम कहा जाता है। इसके बाद में यूएनएचआरसी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार कमीशन कहा जाता है। इसके अलावा यूएनएचसीआर जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्च आयोग के कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस, वो इसके भी प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा अंकटाड भी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास और व्यापार का सम्मेलन। अगर शीत युद्ध वाला चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, लेकिन वो चैप्टर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर आपको नाम मिलता है तो आप इसका नाम याद रख सकते हो। पेपर में अंकटाड ऐसे भी लिखा आता है कई बार, तो आप वैसे भी कंफ्यूज नहीं होगे अंकटाड क्या है, आपसे ऐसे भी लिखा देते हो, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कुछ कमियां को देखा गया है, उस कमियों को देखकर कई लोग कहते हैं कि भाई इसे प्रासंगिक बनाओ। सबसे पहली बात तो शांति स्थापना आयोग का गठन करो, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करो, 6 शताब्दी लक्ष्य जो है उसको हासिल करने की बात करते हैं, लोकतांत्रिक आधार पर निर्णय होने चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनको खास अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आतंकवाद पे रोक लगाने की बात करते हैं, और जो है न्यायशीता परिषद की समाप्ति जो कि वैसे तो हो चुकी है, तो इस पॉइंट को आप ना लिखो, 1994 से ही वो आपका स्थगित कर दिया गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ संगठन के कार्य हैं, मुख्यालय है, तो इसके बारे में आप पेपर में पढ़ सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, जो होनी थी वो ऊपर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा वाले आपके चैप्टर के। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा आखिर है क्या। सबसे पहली बात तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सुरक्षा की क्या अर्थ है। सुरक्षा का अर्थ तो मनुष्य के जीवन में अलग अलग तरह के व्यापक खतरे हैं, उन सभी को खतरों से दूर रहना, मनुष्य को दूर करना, यही आपका सुरक्षा कहलाता है, यानी विभिन्न प्रकार के खतरों से आजादी। सुरक्षा की 2 धारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पारंपरिक धारणा और आपकी अपारंपरिक धारणा। जो पारंपरिक धारणा है वो बेसिकली बाहरी खतरों की बात करती है, लेकिन बाहरी खतरों के साथ साथ इसमें आंतरिक खतरों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। बाहरी खतरों में कौन कौन से खतरे आपके, चाहे वो बाहरी रूप से सैनिक हमला है, जनसंहार है, शक्ति संतुलन की बात होती है, गठबंधन की बात होती है और सशस्त्रीकरण की बात होती है। अभी इसके बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा। आंतरिक खतरों में कौन कौन से आते हैं, कानून व्यवस्था ठीक से ना होना, अलगाववाद, या देश के अंदर ही कई बार हो जाता है गृह युद्ध। लेकिन सुरक्षा की जो गैर पारंपरिक धारणा है वो मानवता की सुरक्षा के ऊपर और विश्व की सुरक्षा के बारे में बात करता है, यानी जिससे मानव को खतरा है, मानव को, जैसे भुखमरी है, महामारी है, प्राकृतिक आपदा है, और ये सारी की सारी खतरे इसके अंदर आते हैं। विश्व के खतरे में कौन कौन से, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण समस्या और साथ ही साथ में बीमारियां, ये सारी की सारी इसमें जो कि विश्व से संबंधित खतरे में आती है। तो सुरक्षा की जो बाहरी अवधारणा है या पारंपरिक धारणा है वो सुरक्षा की बाहरी रूप से मनुष्य की सुरक्षा की बात करती है, जिसमें कहा जाता है कि एक देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो उसके बाहरी आक्रमण से होता है, और एक देश अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, जैसे सैनिक हमलों को रोकने के लिए शक्ति संतुलन करता है। शक्ति संतुलन का मतलब अपने आप को अपने विरोधी के समान ताकतवर बना लेना। गठबंधन बनाने का मतलब है कई देशों के साथ में मिलकर हम गठबंधन कर लेते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं। और सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण का मतलब होता है कि हम हथियारों की होड़ करें या फिर बैंड बैंगन की नीति अपना लें, अपने आप को छुपा लें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम कोई भी हस्तक्षेप ना करें। तो आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए कोई देश कौन कौन से तरीके अपनाता है, तो ये आप चारों के चारों पॉइंट बता सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप को छुपा लेना, गठबंधन करना, सशस्त्रीकरण करना, या फिर शक्ति संतुलन स्थापित करना। तो यहाँ पर आप सभी को पेपर में एक अलग लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। हालांकि मेन बोर्ड में इन क्वेश्चनों की बनने की ज्यादा उम्मीद है, जो मैं अभी बताऊंगा ये वाला। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है वो देश के खतरे की बात करती है, लेकिन जो अपरंपरागत धारणा है वो मानवता और विश्व को खतरे को मानती है। इस कथन को पुष्टि कीजिए, आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको पहले देश को खतरा बाहरी आक्रमण से, देश को खतरा आंतरिक में अलगाववाद से, गृह युद्ध से, या कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चलती तो ऐसे समय में होता ही। लेकिन जो गैर पारंपरिक धारणा है वो मानवता को ही खतरा है। मानवता को खतरा का मतलब है भुखमरी है, निर्धनता है, महामारी है, और साथ ही साथ में प्राकृतिक आपदा है। लेकिन
जो वैश्विक समस्या है वो भी मानवता से जुड़ी हुई है, वो आतंकवाद है, बीमारियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण से संबंधित जो खतरे हैं, ये इसके अंदर आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इस चैप्टर का कि भारत के नागरिक होने के नाते आप कैसे कह सकते हो कि भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह की खतरों की आवश्यकता पड़ती है। पारंपरिक इसीलिए क्योंकि बाहरी आक्रमण से खतरों की भारत को बहुत ज्यादा संभावना रहती है। भारत के अंदर जो चीन से या पाकिस्तान से हमारे जो युद्ध हुए वो हमेशा, एक तो इसकी वजह से भारत के पड़ोसी देश ऐसे, दूसरा भारत की इतनी बड़ी तटरेखा है, तो वहां से हमने देखा 26/11 का हमला हुआ सीमा पार, और इस तरीके से भारत में आतंकवादी हमले या फिर और भी देश के हमले हो सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत को बाहरी आक्रमण की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आंतरिक सुरक्षा इसीलिए कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, महामारी बहुत तेजी से फैलती है, भाई भुखमरी बहुत ज्यादा है और आतंकवादी जैसी घटनाएं देखने को लाजिम सी मिलती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरीके की सुरक्षा की धारणा पे ध्यान देना चाहिए। आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा आपसे पेपर में सार्स के बारे में बहुत सख्त बार बार आ जाता है। सार्स क्या है आपको पता है? कोविड-19 आपने सुना होगा। कोविड-19 ये बेसिकली कोविड-19 का असली नाम नहीं है, इसका नाम है सार्स कोव सेकंड। सार्स फैमिली का ही ये मेंबर है जो इसे कोविड-19 हम कहते हैं। और जो है सार्स का पूरा नाम क्या है, आपके मन में सवाल आ जाएगा तो ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है सीवियर, है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आपका पूरा नाम है। एड्स का नाम भी आपसे पेपर में कई बार पूछ लेता है, बर्ड फ्लू, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट टू या हम कह सकते हैं संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे संगठन के नाम याद रख सकते हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की काम कर रहे हैं, जैसे स्वयंसेवी संगठन में रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। व्यावसायिक संगठनों में आप सभी को ध्यान रखना है जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ये प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने काम किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कुछ जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, IMF, ये संस्थाएं, WHO हो गई, ये सारी की सारी संस्थाएं। तो ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है जो मैंने आपको बताया। अब आपके सामने शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपको पर्यावरण की प्राकृतिक संकट या फिर संसाधनों के बारे में बात करना है। इसमें सबसे पहली बात तो आपसे चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैश्विक पर्यावरण एक चिंता का विषय क्यों है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। वैश्विक पर्यावरण जो है चिंता का एक विषय है क्योंकि पीने योग्य जो है जल की कमी हो रही है, सबसे पहली बात, जिसकी वजह से हजारों, लाखों, इवन करोड़ों लोग जो है वो गंदा पानी पी रहे हैं और जो लगभग 30 लाख लोग बच्चों की मृत्यु हो रही है इसकी वजह से। ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें वो धरती पे आ रही है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैला रही है। मानव के अस्तित्व को ही खतरा हो चुका है आज के जमाने में। जो कृषि योग्य भूमि थी वो कमी होती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। कृषि योग्य कृषि कार्य लोग छोड़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ आवास बनते जा रहे हैं नए, तो कृषि योग्य भूमि जो है उसमें कमी आ रही है। विश्व का तापमान बढ़ रहा है। विश्व के तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स थे, स्टोर वाटर थे पीने योग्य, वो क्या होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है और तटवर्ती इलाके जो है डूबने की कगार पे आ चुके। विश्व में बढ़ता प्रदूषण जो है ये भी एक चिंता का एक विषय है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर विश्व स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षा करने में कौन कौन से प्रयास किए गए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। इसने अपनी एक रिपोर्ट या बुक पब्लिश करी थी जिसमें कहा था लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी हमें अपनी ग्रोथ के ऊपर थोड़ी सी लिमिट लगानी होगी। अगर इसी तरीके से हम अपनी ग्रोथ करते रहे तो हमारे जितने भी पर्यावरण संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये बात कही गई थी लिमिट्स टू ग्रोथ। इसके बाद में 1972 में एक सम्मेलन भी हुआ था जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये मानव पर्यावरण सम्मेलन था जिसके अंदर एक धरती जो है वो किस तरीके से संकट में आ चुकी है इसके बारे में आपको इसके अंदर बताया गया था। इसके बाद में आगे चलकर यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसको आयोजित किया गया, इसको बनाया गया और साथ ही साथ विश्व स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए पहलकदमी की गई। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और ये 1987 में हुआ था। ओजोन परत में छिद्र देखा गया जिसके बाद इस समझौते को करवा गया था।
सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, पेपर में आएगा। इसने बताया कि भाई टिकाऊ विकास अगर नहीं हुआ, टिकाऊ विकास, ठोस विकास, सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें एक ही है। अगर ये नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आप अगला कॉन्सेप्ट देख सकते हो। 1992 में क्या हुआ, जिसे हम रियो सम्मेलन कहते हैं। ये पृथ्वी सम्मेलन भी नाम से जाना जाता है, रियो सम्मेलन, अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये 1992 में ब्राजील का एक शहर रियो डी जनेरियो में हुआ और इसमें 170 से भी अधिक देशों ने शामिल हुए। हजारों स्वयंसेवी संगठन हुए और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वो इसमें पार्टिसिपेशन करती है। और वो सभी के सभी इसके अंदर पार्टिसिपेशन क्यों किए थे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस संगठन के थ्रू ये देखा गया कि विश्व स्तर का जो पर्यावरण है वो कितना ज्यादा खराब हो गया। जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा जैव विविधता और वानिकी, ये 3 समस्याओं को बेसिकली इसके अंदर उठाया गया। अगले नंबर पे आ जाता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ, 1987 में। जापान का एक शहर जिसका नाम था क्योटो, वहां पर इस सम्मेलन को किया गया और ये प्रोटोकॉल था, एक समझौता था जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पे रोक लगाया गया था। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या जितने पे भी ऑक्साइड, मीथेन गैस है, ये सारी की सारी आपकी है। इसके बाद में आगे चल के 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पृथ्वी सम्मेलन का सेकेंड रूप, जिसमें बेसिकली ये देखना था कि हमने जो छूट दी है देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर, जैसे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, चाइना ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो उन देशों ने भी पर्यावरण पर क्या करना है, सिग्नेचर करना है भाई इस समझौते के ऊपर। हालांकि और भी नीचे बाली सम्मेलन है, पेरिस सम्मेलन है, आपका कोपेन हेगन सम्मेलन है, रियो +20 है, लेकिन इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कॉप के बारे में बहुत सारे सम्मेलन है, ये आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगले पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, जिसका नाम है सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग। तो पहली बात तो सांझी संपदा किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा होता है, चरगाह, मैदान, कुएं, पार्क, ये सारे के सारे आपके सांझी संपदा के एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई बार आपसे वैश्विक संपदा पूछी जाती है, तो पृथ्वी क्या पे ऐसी बहुत सारी चीज है जो वैश्विक संपदा की कैटेगरी में आती है, जैसे अंटार्कटिका, समुद्र, बाहरी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की सतह, ये सारी की सारी चीज जो है ये किसका पार्ट है, तो ये वैश्विक संपदा का पार्ट है। इसको समझौता, इसके लिए कई समझौते किए गए इसको सुरक्षा के लिए, जैसे अंटार्कटिका संधि 1952, मार्टियल नयाचार 1987 में, और पर्यावरण नवाचार जिसे अटलांटिक आपका 1991 कहता है। तो आपसे ये समझौते पेपर में पूछा जाता है कई बार। सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली उत्तर और दक्षिण विभाजन है। उत्तर में विकसित देश आते हैं, उन देशों ने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए ऐसे देशों की पर्यावरण को सुरक्षा करने में जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा विकासशील देशों का मानना है। क्योंकि ये जो है विकास का जो कार्यक्रम है सन 1800 के करीब से लगभग कर रहे हैं, और जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 1950 के बाद से आजाद हुए, तो उन देशों को पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा है, इन देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान, विकसित देशों ने ज्यादा और विकासशील देशों ने कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए विकसित देशों की ज्यादा भूमिका होनी चाहिए पर्यावरण को सुरक्षा देने में। इसीलिए भारत और चीन जैसे देशों को क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से मुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद में 2002 में भारत और चीन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। 2005 में G7 की बैठक में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी पर जोर दी गई और स्वच्छ ईंधन या फिर जो आपके ऐसे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते ऐसे संसाधनों के उपयोग पे जोर दिया गया। इसी के अंदर आपसे एक तो आपसे पूछा जाएगा WBC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, BWC है आपका, और इसके बाद में एक आपका CWC। ये क्या है, केमिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन एक तरीके से कोरोना वायरस की तरह आप समझ सकते हो कि बायो वेपन था, और केमिकल है। ये दोनों के दोनों समझौते करवाए गए ताकि विश्व में ऐसे युद्ध या फिर ना हो जिसमें इनका उपयोग हो और जिससे पूरी मानव जाति को खतरा हो जाए। जल के बंटवारे को लेकर भी युद्ध लड़े गए, जैसे पानी को नियंत्रण को लेकर भी युद्ध लड़े गए। कौन कौन से देशों में, जॉर्डन की नदी जो है उसका नदी का बहाव मोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से इजराइल, जॉर्डन और सीरिया और लेबनान, इन कंट्री के बीच में वॉर हुआ। इसके बाद में मूल निवासी किनको कहते हैं, मूल निवासी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ऐसे लोग हैं जो सदियों से एक ही स्थान पर रहते आए, उनकी भाषा, संस्कृति, कल्चर एक जैसी है और वो अपने उस अनुसार ही जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को इंडिजीनियस या फिर मूल निवासी कहा गया है।
भारत में जो अनुसूचित जनजाति है उन लोगों को मूल निवासी का दर्जा दिया गया है, याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा जो इंडिजीनियस पीपल है उनकी सुरक्षा के लिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बनाया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट आप सभी का निकल कर आता है जिसका नाम है आपका इतनी जल्दी जल्दी सारा चीजें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, गला सूख जाता है। वैश्वीकरण को लेकर 1 सेकंड में पानी पियो। अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा पेपर में वैश्वीकरण को लेकर, लॉन्ग क्वेश्चन पक्का बनेगा कन्फर्म, चाहे तो 4 मार्क्स में बने चाहे वो 6 मार्क्स में बने। सबसे पहली बात तो वैश्वीकरण को किस किस नाम से जानते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ये एक ही नाम है, याद रखना आप सभी को। अब वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण को प्रवाह के रूप में देखा गया। प्रवाह किस चीज का प्रवाह है, आपको ये भी याद रखना है, वस्तु, पूंजी, श्रम, विचारों का स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है क्योंकि इसे हम केवल और केवल आर्थिक कॉन्सेप्ट तक नहीं जोड़ के देख सकते, इसके अंदर राजनीतिक, सांस्कृतिक भी आपका क्षेत्र आता है, इसीलिए हम इसको बहुआयामी कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि क्यों कहते हैं। अब वैश्वीकरण बहुत से देश अपना रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो वैश्वीकरण से देशों की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, देशों में तकनीकी संचार व्यवस्था अच्छी हो रही है, पर्यटन, वैश्विक समस्या उससे निपटने में, सुनामी, जलवायु परिवर्तन ना, इन सब समस्याओं से निपटने में आसानी हो रही है। और इसके अलावा साथ ही साथ टेलीग्राम, माइक्रोफोन, चिप, इंटरनेट, इन सभी सूचनाओं का प्रचार भी बहुत तेजी से हो रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्विक पर्यावरण जो है वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा देश अपना रहे। अब साथ ही साथ में वैश्वीकरण के आयाम आपसे पूछे जाएंगे, या वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, 3 कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। तो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा प्रभाव यह है कि इससे राज्य की क्षमता में कमी आई है, कमी आने का ये तो अच्छा नहीं बुरा प्रभाव है। पहली बात तो कमी आई है, सरकार अब सिर्फ कानून बनाना, संविधान संशोधन करना, देश की सुरक्षा करना, इस तक ही सिमट के रह गई है, सरकार के हाथ से सुरक्षा। इसके अलावा हम देखेंगे संचार, नागरिकता, इन्वेस्टमेंट, बीमा, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है पहले जो सरकार के हाथ में थे वो सब इसके हाथ से निकल गए। सरकार का जो राजनीतिक दायरा है वो काफी कमजोर होता जा रहा है, आप सभी को ये भी याद रखना है। सरकार जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव नहीं बना पा रही है, जैसे ही उन पर दबाव बनाने की कोशिश करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी देश छोड़ के जाने की बात कर देती है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा सरकार को नई नई तकनीकें मिली है, जैसे ईवीएम, सीसीटीवी कैमरे, तो जिससे सरकार को शासन संभालने में आसानी हुई है। इसके अलावा सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ अपने अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित कर पा रही है, ध्यान रखना है। और वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट है, जगत जोड़ता जाल, वो काफी, इसने पूरे विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है। इसके अलावा विश्व की जो आर्थिक संस्थाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक है और WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, इसने अपने पांव पसार लिए और पूंजीवाद का प्रचार करने में सहायता दी है। जो मौजूदा देश है उस देश में रोजगार के नए नए साधन विकसित हो रहे हैं, विदेशी निवेश की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं, वस्तु को लेकर, व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ के हमसे अच्छी क्वालिटी की हमें चीजें मिल रही है। वैश्वीकरण से हमारे देश के अंदर जो है विकास को बढ़ावा मिल रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो। वैश्वीकरण के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण ने क्या क्या है, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया है, खान पान पे विकल्प में वृद्धि हो गई है, लेकिन इसके साथ में नई नई बीमारियां भी होने लगी है। लोगों की सांस्कृतिक जो है संस्कृति वो चेंज होते जा रहा है, लोगों के मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है, अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जा रहा है, और जो है विश्व की संस्कृति बन रही है, परंतु इससे हर एक देशों की संस्कृति वायलेट हो रही है। भारत के अंदर बात करें तो इसका दो धारी तलवार है, जहां इसके अच्छे प्रभाव में देखने को मिल रहे तो वहां इसके बुरे प्रभाव भी देखने को मिल रहे। वैश्वीकरण के कारण भाई जो है GDP है देशों की वो घटती जा रही है, क्योंकि हमारी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर बढ़ती जा रही है, हम अपने देश की चीजों को कम बना रहे। एक कई बार आपसे पूछा जाता है, देखो वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, तो इसमें सारे बुरे पॉइंट लिख दो, कोई से भी पॉइंट, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बुरे पॉइंट लिख दो। देशों की सरकारें कमजोर हो रही है, सरकार के पास में नियंत्रण कम हो रहा है, विदेशी कंपनी मन चाहे नियम बना रही है अपने ऑफिसों में, अभी भी लोगों के रोजगार से लोगों को निकाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। WSF के बारे में याद रख सकते हो, वर्ल्ड सोशल फोरम, ये एक ऐसा फोरम है जिससे वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है, और आप सभी को ध्यान रखना है, आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन।
तो ये पूरी की पूरी आपकी बुक थी जो मेरे द्वारा आप सभी को करा दी गई है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आता है, बाकी पेपर में यहीं से आपका लगभग क्वेश्चन बनेगा। एक बुक पूरी करा दी गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।